गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये क्लासेस में। आज हम हमारे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 13 प्रत्यय पढ़ेंगे। तो इसे हम शुरू करते हैं। प्रत्यय, ये देखिए, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है उपसर्ग। तो उपसर्ग में मैंने आपको बताई थी कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले लगते हैं। अब प्रत्यय जस्ट उसके अपोजिट है, अर्थात कि ये शब्द के बाद में लगते हैं। जैसे देखिए, बुक में आपको दिखा रहा है 3 चित्र हैं। दुकान, एक चित्र है दुकान का, उसमें दार प्रत्यय लग गया तो वह बन गया दुकानदार। उसी प्रकार दूध दिया है, दूध में वाला प्रत्यय लग गया तो वो दूध वाला बन गया। खेल चित्र दिख रहा है चित्र, इसमें अगर आड़ी प्रत्यय लगा दिया गया तो वह बन गया खिलाड़ी। तो इस प्रकार आप लोग ने देखा होगा कि शब्द के बाद में जो शब्दांश लग रहा है वह ही प्रत्यय कहलाता है और उसके कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे इसकी परिभाषा में देख सकते हैं हम, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए प्रत्यय के भेद। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब कृत प्रत्यय क्या होता है वो देखिए, जो क्रिया में लगते हैं। ऐसे शब्दांश जो क्रिया धातु के साथ लगकर किसका निर्माण करते हैं, संज्ञा और विशेषण शब्दों का, तो हम उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो इनके योग से बनते हैं शब्द वो कहलाते हैं कृदंत। ठीक है, तो क्रिया में अगर प्रत्यय लगा तो वह कहलाता है कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय के भी कुछ बताए गए उदाहरण, जैसे देखिए, संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, जब धातु या अर्थात क्रिया रूप में प्रत्यय लगता है तो किस प्रकार के संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। अंत प्रत्यय है, अगर रट, गढ़ और पड़ धातु रूप है तो इसके द्वारा प्रत्यय लगने पर क्या बनता है, रटंत, गणंत, पड़ंत। अक प्रत्यय दिया है और लेख और पाठ ये धातु रूप है तो ये बन जाता है लेखक और पाठक। बाकी सारे एग्जाम्पल इतने सारे दिए हैं, ये सब आपको अच्छे से रीड करने हैं। अब देखिए विशेषण बनाने वाले, जिस प्रकार हमने ऊपर संज्ञा शब्द देखे उसी प्रकार ये विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं। जैसे कि रस है, चमक है, जहर है, इसमें अगर ईला प्रत्यय लग गया तो यह बन गया रसीला, चमकीला, जहरीला। ये संज्ञा शब्द बने हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे प्रत्यय के द्वारा बने गए उदाहरण दिए गए हैं, इन सबको आपको अच्छे से रीड करना है। कृत प्रत्यय के प्रकार बताए जा रहे हैं। तो कितने प्रकार होते हैं, 5। कर्तयवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। अब इनके द्वारा भी बहुत से उदाहरण बताए गए हैं। मैं एक एक उदाहरण आपको बता रही हूँ। कर्तयवाचक में कर्त प्रत्यय क्या करता है, कर्ता का बोध कराता है। जैसे कि गा, ये क्रिया रूप है, इसमें एया प्रत्यय लग गया तो शब्द बन जाता है गवैया। इसी प्रकार बाकी उदाहरण भी रीड करिए। कर्म में कर्म का ज्ञान कराते हैं, जैसे ओढ़ धातु है, उसमें नी प्रत्यय लग गया तो वह बन गया ओढ़नी। करण में क्रिया के साधन के रूप में हमको बताया जाता है। जैसे मान लो बेल धातु रूप है, इसमें न प्रत्यय लग गया तो बेलन, रोटी बनाने का काम आता है। झाड़ू, चटनी, ये सब कार्य करने के कार्य में आते हैं, साधन है, तो ये करणवाचक कहलाते हैं। भाववाचक में क्रिया के भाव का ज्ञान होता है। जैसे दिख धातु में आवट प्रत्यय लग गया तो दिखावट, भाव हो रहा है ना, तो ये हो गए भाववाचक। क्रियावाचक में
इनके सबके नाम से ही आप इनको समझ सकते हो, बहुत इजी है। जो प्रत्यय से बनकर संज्ञा अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे भूख, सूख, ये धातु रूप है, इनमें आ प्रत्यय लगा तो बन गया भूखा, सूखा। ठीक है, बाकी के और जितने भी दिए जा रहे हैं एग्जाम्पल, आप सबको अच्छे से एक बार रीड करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखे कृत प्रत्यय के 5 प्रकार और उनके एग्जाम्पल, जिसको आपको रीड करना है। अब सेकंड प्रकार होता है तद्धित प्रत्यय। हमने कृत प्रत्यय को देखा था, क्रिया में लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में लगते हैं। ठीक है, इनके अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। और इनके भी 8 प्रकार बताए गए हैं। 8 प्रकार देख लीजिए कौन कौन से हैं। कर्तव्यवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, लघुतावाचक और लास्ट है सादृश्यवाचक। अब इसके भी एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। जैसे पहला है कर्तव्यवाचक, तो ये कौन कौन से संज्ञा शब्दों में लग रहा है, जैसे बाजी में अगर गर प्रत्यय लगा तो बन गया बाजीगर, पहाड़ में ई प्रत्यय लगा तो बन गया पहाड़ी, ये सब संज्ञा शब्द हैं। अब उसी प्रकार देखिए आगे, भाववाचक में भाव का ज्ञान होता है, जैसे बूढ़ापा, मोटापा, मधुरता, कटुता। ठीक है, संबंध में प्रत्यय संबंध का ज्ञान कराता है, जैसे चचेरा, ममेरा, ये सब हमारे संबंध सूचक वाक्य हैं। अब गणना तो आप जानते ही हो, संख्या का बोध होता है इसमें, 5वां, 7वां, तीसरा, इकहरा, ये देखिए सब में प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, 7वीं क्लास आपकी बोलेंगे तो उसमें भी प्रत्यय लगा है वी। ठीक है, अब गुणवाचक में देखिए गुण का ज्ञान कराते हैं, जैसे चमक में इला प्रत्यय लगा तो चमकीला, ये भी एक प्रकार का गुण है। ठंडा, भारी, रमणीय। स्थान से समझ में आ रहा है, स्थान का बोध कराते हैं, जैसे गुजरात में लगा ई प्रत्यय बन गया गुजराती, नागपुरिया, दिल्ली वाला। आपको सिर्फ ध्यान देना है प्रत्यय क्या है, जो शब्द के अंत में लगते हैं, और उपसर्ग क्या है, जो शब्द के पहले लगते हैं। तभी आप प्रत्यय और उपसर्ग सही तरीके से अलग कर सकेंगे। अब लघुतावाचक का अर्थ होता है, लघु का अर्थ होता है छोटा, तो इसके द्वारा आपको छोटी वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे बिंदा में इया प्रत्यय लगा दिया तो बन गया बिंदिया, पंख में री प्रत्यय पंखुड़ी, झंडा में ई प्रत्यय झंडी। ये सारी चीज़ें छोटा रूप है, लघुता का सूचक है। अब सादृश्यवाचक में मतलब जो हमें समानता का ज्ञान कराए, जैसे पीला में सा प्रत्यय, वो हम उसे पीला नहीं बोलेंगे, वो पीला सा लगता है, अर्थात उसके समान। तो इस प्रकार हमने कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के प्रकार देखे। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के देखे हमने, और तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के। इसी प्रकार उपसर्ग तथा प्रत्यय से भी कुछ शब्द एक साथ बताए गए ना, अब इसमें उपसर्ग भी प्रत्यय भी। जैसे पहला शब्द है अस्वच्छता, इसमें अ उपसर्ग है, स्वच्छ मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। तो आपको उपसर्ग भी पता होना चाहिए, उसका मूल शब्द क्या है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ गए तो आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अब उपसर्ग और प्रत्यय में मुख्य अंतर यही है कि उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। इतनी ही बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन सा चीज़ कहाँ लगती है, तब आप इसको सरलता से कर सकेंगे। अब पाठ को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। प्रत्यय जो है शब्द के बाद में जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन और विशेषता लाते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया या धातु के साथ लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं और तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा एकदम इजी चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13।
प्रत्यय। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारा सिर्फ नेक्स्ट एक चैप्टर बचा है समास, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके नोट्स और सारा PDF के रूप में आपको भेज दिया गया है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारी हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 14 समास पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। समास, समास का अर्थ अगर हम देखें तो क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त करना अर्थात छोटा करना। अब देखिए, आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में क्या लिखा है, 10 आनन, आनन अर्थात सिर है, जिसके अर्थात अगर हम इसको इतना बड़ा न बोलकर सिर्फ एक वर्ड में बोलना चाहे तो हम क्या बोलेंगे, रावण। उसी प्रकार दूसरे चित्र में देखिए लिखा है रसोई के लिए घर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, रसोई घर। उसी प्रकार तीसरे में देखिए 3 रंगों का समाहार, अर्थात शॉर्ट में हम उसको क्या कह सकते हैं, तिरंगा। तो इस प्रकार किसी भी चीज़ को संक्षिप्त करना मतलब छोटा करना। तो संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है वही समास कहलाती है। हम इतना बड़ा वर्ड न बोल के एक वर्ड में भी उसका लिए बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं, शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये इसकी व्याकरणिक परिभाषा हो गई। अब देखते हैं हम समस्त पद, समास विग्रह, ये सब क्या होता है। तो जो हम जिसका विग्रह करते हैं, जो पद होता है, उसे कहा जाता है समस्त पद। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है एक राजदूत। तो राजदूत में इसमें भी 2 पद होते हैं, एक पहला पद और एक दूसरा पद, जिसे ही पूर्व पद और उत्तर पद कहा जाता है। अब देखिए, राजदूत में दिया है राज क्या हो गया, पूर्व पद मतलब पहला पद, और दूत क्या हो गया, उत्तर पद। और अगर हम जब इसका समास विग्रह करेंगे तब वह कहलाता है राजा का दूत। अब समास विग्रह क्या करते हैं, ये समझ लीजिए। समस्त पदों का विग्रह करके उनके दोबारा पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और 2 पद होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दी कि पूर्व पद और दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद। अब आगे देखते हैं समास के भेद। तो समास के प्रमुख 6 प्रकार हैं। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, 5वां द्विगु समास और 6वां बहुव्रीहि समास। तो अब हम सबको अलग अलग समझ लेते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्यय के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि जिसमें किसी प्रकार का कोई लिंग वचन के अनुसार कोई परिवर्तन न हो, वो अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें भी समस्त पद जो होता है वो अव्यय होता है, और इसका पहला पद, अब आप पद जानते ही हो, पहला और दूसरा पद, तो इसमें पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। आप 1-2 उदाहरण देख लीजिए, जैसे यथाशक्ति, तो हम इसका विग्रह क्या करेंगे, शक्ति के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार। तो इस प्रकार इसमें और बाकी बहुत से उदाहरण भी दिए हैं, इसको आप अच्छे से एक बार रीड करिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। अब देखिए, तत्पुरुष समास में कह रहा है कि दूसरा पद जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में परसर्गों का लोप हो जाता है। परसर्ग अर्थात आप लोग सभी जानते हो विभक्ति, विभक्तियाँ जानते हो ना, हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से, यस, ये वाली विभक्ति कहलाती है, जो कि 8 होती है। ठीक है, तो इन्हीं का इस समस्त पदों में इनके बीच में ये विभक्ति ही लगी रहती है, जो हमें पहचाननी होती है। अगर इनके बीच में परसर्ग है, लुप्त है, अर्थात वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और जैसे कि आप लोग जानते हो 8 विभक्ति होती है, तो इसमें से जो इसके प्रकार हैं इन्हीं विभक्तियों के अनुसार बनते हैं। तो जो पहला है कर्ता ने, और जो लास्ट रहता है संबोधन कारक, है ना, तो ये 2 को छोड़ के बाकी के जो प्रकार है 6,
वही इसके तत्पुरुष समास के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ये आपको मैंने एक प्रकार से हिंट बताई हूँ। अब आप लोग इसके समास के भेद देखिए। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म की विभक्ति आप लोग जानते हो को होती है, तो इन सब में आप देखिएगा को विभक्ति का लोप दिखेगा आपको। जैसे धन प्राप्त, धन को प्राप्त, सभी में दिख रहा है को विभक्ति लुप्त है। हाँ, तो ये हो जाता है कर्म तत्पुरुष। अब सेकंड देखते हैं करण। करण तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। करण अर्थात किसी साधन के रूप में प्रयोग होता है ना। जन्मांध, जन्म से अंधा, ठीक है। और इसमें द्वारा विभक्ति का भी प्रयोग होता है, तो तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें विभक्ति से का आपको लोप दिखाई देगा। अब है नेक्स्ट संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। अब जैसे दिया है राह खर्च, राह के लिए खर्च, आपको उसका विग्रह करना भी आना चाहिए, और अगर विग्रह दिया है तो समास पहचानना भी आना चाहिए। ये दो प्रकार की आप लोग को अभ्यास प्रश्न आते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर। मैं एक एक दो उदाहरण आपको बता रही हूँ, आप लोग बाकी के जितने उदाहरण हैं सब अपनी बुक से अच्छे से रीड करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट है अपादान। अपादान में देखिए इसमें भी से चिन्ह का लोप होता है। जैसे कि पुष्पहीन, पुष्प से हीन, मतलब अलग होने का जो भाव बोला जाता है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, इस सब में एक अलग होने का भाव होता है। हम कारक को ध्यान में रखेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर उसके चिन्हों का विशेष कार्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। तो इसमें का, की, के, इस प्रकार के चिन्हों का लोप होता है। जैसे देश प्रेमी, तो विग्रह क्या होगा, देश का प्रेमी। शिव भक्ति, शिव की भक्ति, अर्थात का, की, इस प्रकार के विभक्ति चिन्ह इसमें छुपे हुए हैं। अब लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में और पर, ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं, जिसका इसमें लोप दिखेगा आपको। जैसे आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, ये हो गया पर विभक्ति का उदाहरण। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, ये इसका विग्रह है, अर्थात इसमें में विभक्ति का समस्त पद में लोप दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड तत्पुरुष समास। अब थर्ड देख लीजिए, द्वंद्व समास। इसमें बहुत ईजी है आप लोग के लिए पहचानने के लिए कि इसमें योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह आप सब जानते हो किसे कहते हैं। तो इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद में प्राय योजक चिन्ह लगा रहता है, और समास विग्रह करते समय पर, और, तथा, एवं आदि शब्द लगाते हैं। जैसे देखिए माता पिता, माता और पिता, और विभक्ति लगी हुई है। हाँ, तो इस प्रकार और शब्द, तथा, एवं, ये सब हम लगा के इसका विग्रह कर सकते हैं। सबसे सरल समास है, सिर्फ योजक चिन्ह आपको दिखता है तो आप समझ जाइए कि ये द्वंद्व समास है, ठीक है। अब है कर्मधारय। कर्मधारय समाज में दूसरा पद प्रधान होता है, और इसका जो पहला पद होता है विशेषण, और जो दूसरा पद होता है वह उपमेय और उपमान भी हो सकता है। यानी आप लोग को इसमें दो प्रकार के उदाहरण दिखेंगे, या तो समस्त पद विशेषण विशेष्य होगा, या उपमेय उपमान होगा, ठीक है। उपमेय उपमान क्या होता है, जिसमें किसी से तुलना की जाती है, किसी के समान बताया जाता है। और विशेषण विशेष्य में, विशेषण आप जानते ही हो, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, है ना, वो विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा विशेषण विशेष्य है। जैसे नील कमल दिया है, तो नील कमल में नीला, कमल ऐसा है जो नीला है, अर्थात कमल की विशेषता हो गई कि वह नील है, नीला है। तो अब यहाँ इसका विग्रह क्या होगा, नीला है जो कमल। आपको इसके समाज में लिखना कर्मधारय समास ही है, बस इसको दो भागों में इसके समस्त पद दिए जाते हैं। विशेषण विशेष की जोड़ी रहती है, या उपमेय और उपमान की, बाकी कोई और ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, तो क्या कहलाएगा, ये भी कर्मधारय समास ही।
अब उपमेय उपमान का भी एक उदाहरण देख लीजिए। कमल नयन अर्थात कमल के समान नयन, मतलब यहाँ जो नयन अर्थात आँखें हैं उन्हें किसके समान बताया जा रहा है? कमल के समान बताया जा रहा है। तो ये समानता बताई जा रही है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध प्रदर्शित हो रहा है। बाकी के सारे उदाहरण अच्छे से आप लोग रीड करिए तो और भी क्लियर होते जाएगा। अब नेक्स्ट है द्विगु समास। ये भी बहुत सरल समास है। इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि इसका जो पहला पद होता है वो कोई ना कोई संख्या होता है और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो अगर आपको पहला पद संख्या दिखा तो आप उसको द्विगु समास कह सकते हैं। जैसे कि पंजाब, पंजाब में अगर विग्रह करने जाएंगे तो होता है 5 आबों, आबों मतलब नदियों का समूह। तो यहाँ 5 आ गया। तिरंगा में देखिए 3 रंगों का समूह, 3। पंचरत्न, पंच यानी 5 रत्नों का समाहार। और चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। तो देख रहे हो आप, सभी में पहला पद संख्यावाची है। तो जहाँ भी संख्या होंगी पहले पद में वो द्विगु समास कहलाता है। अब 6 एंड लास्ट है बहुब्रीहि समास। अब इसकी विशेषता यह है कि इसमें न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। अब आप बोलोगे तीसरा क्या होता है? तो मतलब इसके द्वारा जो विग्रह होता है उसमें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कैसे? देखो, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। हम सभी जानते हैं कि लंबोदर किसे कहा जाता है? गणेश को। और किसी व्यक्ति को लंबोदर नहीं कहा जा सकता। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो कि ये किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं। आप लोग ने यौगिक, योगरूढ़ और पढ़े थे ना? हाँ, बस उसमें भी इस प्रकार के उदाहरण आपको मिले थे। तो यहाँ पर भी हम जो थर्ड व्यक्ति के बारे में या थर्ड विशेष व्यक्ति, स्थान, इसके जैसे हिमालय, हिमकाल, हिमालय पर्वत एक ही है तो हम उसे बहुब्रीहि में ले सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे चतुर्भुज और देख लीजिए एक बार। 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, है ना? विष्णु के लिए कहा जाता है। और बाकी भी आप लोग सब देख सकते हैं। दशानन, 10 है मुख जिसके अर्थात किसे कहते हैं? रावण को ही कहते हैं ना। हाँ, तो अब एक और चीज़ बता देती हूँ आपको। कर्मधारय समास जो हमने पढ़े और बहुब्रीहि में बहुत समानता भी है और अंतर भी है। कैसे? जैसे मान लो हमने पीताम्बर एक वर्ड लिए, तो पीताम्बर अगर हमने समास दिए, विग्रह करें, पीत है जो अंबर, तो वो कर्मधारय में आ गया। लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं, हम पीताम्बर को तो बहुब्रीहि बनाना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? पीत है अंबर जिसके, अर्थात किसे कहते हैं? पीताम्बरधारी विष्णु को कहते हैं। नीलकंठ हम सब जानते हैं, नीलकंठ शिव जी को भी कहा जाता है। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, और अगर नीला है जो कंठ बोल दिए तो कर्मधारय। तो अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे वर्ड है जिन्हें कर्मधारय भी बना सकते हैं और बहुब्रीहि। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है कि अगर हम बहुब्रीहि बना रहे हैं तो उसका समास विग्रह बहुब्रीहि के अनुसार होगा, और अगर हम कर्मधारय बना रहे हैं तो हम उसका समास विग्रह कर्मधारय के अनुसार करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कर्मधारय समास का विग्रह कर दिए और नाम बहुब्रीहि का डाल दिए, तब रॉन्ग हो जाएगा। आपको समास के अनुसार विग्रह करना भी आवश्यक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जिस प्रकार कर्मधारय और बहुब्रीहि को कर सकते हैं, उसी प्रकार द्विगु और बहुब्रीहि में भी अंतर है। देखिए, अब जैसे चतुर्भुज, अगर मैंने इसको 4 भुजाओं का समूह कहा तो ये द्विगु बन गया। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हम इसे बहुब्रीहि बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे? 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर भी वही वाली आप लोग को शर्त याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम द्विगु बना रहे हैं तो द्विगु जैसा इसका समास विग्रह करना आवश्यक है, और अगर हम बहुब्रीहि बना रहे हैं तो उसी के समान उसका समास विग्रह होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी आवश्यक है। अब एक मुख्य अंतर संधि और समास में जान लीजिए।
जब हमने संधि पढ़े थे तो हमने कहा था कि वर्णों का मेल होता है। अब मैं वर्ण क्या होते हैं नहीं बताऊंगी, आप लोग सब जानते हो, है ना। और लेकिन समास में क्या होता है, शब्दों का विग्रह भी होता है, संक्षिप्तकरण भी होता है। तो इसमें शब्द यूज़ होते हैं और संधि में वर्ण यूज़ होते हैं। तो ये सबसे प्रमुख अंतर है संधि और समास में। तो ये था हमारा व्याकरण का लास्ट चैप्टर समास, और हमारे मिड टर्म का भी लास्ट चैप्टर था समास। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे महाभारत के चैप्टर, और महाभारत के चैप्टर छोटे छोटे से हैं, इसीलिए मैं एक वीडियो में कम से कम 2-3 चैप्टर कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग ध्यान से अच्छे से इन सब वीडियो को पढ़िए, सुनिए, क्योंकि MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको चैप्टर को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ओके। इसके PDF द्वारा नोट्स भेज दिए जाएंगे, आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है बेटा, थैंक्स स्टूडेंट।